राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया तो वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी कोर का क्लास 11 के लिए, जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे हिंदी कोर के लिए। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, टोटल आपको 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको पूछा गया है गद्यांश। एक गद्यांश आपको देगा, उसको ध्यान से आपको समझ पढ़ना है और 1 से लेकर 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। तो जैसे एक आपको गद्यांश दिया गया है कि वर्तमान समय में जल संकट की भयावहता से हम सभी परिचित हैं, बारिश की बूंदों का महात्म्य उस रेगिस्तान वासी से पूछिए जहां आसमान से कभी अमृत जल नहीं छलका। यह हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमें बारिश की सौगात मिल रही है, परंतु हम उसे संचित नहीं कर पा रहे हैं। पहले जगह जगह ताल तलैया, पोखर, नदी और झीलों जैसे जल स्रोत थे जो बारिश का अधिकांश हिस्सा स्वयं में समाहित कर लेते थे और यही जल धीरे धीरे रिसकर धरती के पेट में समाधिस्थ होता रहता था। इससे भूजल स्तर ऊंचा बना रहता था, परंतु आज धरती का अधिकांश हिस्सा कंक्रीट का बन गया है, लिहाजा एकत्र हुआ पानी धरती की गोद में समा नहीं पाता तथा नालों के साथ बहकर समुद्र में जाकर नमकीन हो जाता है। अगर हम अपनी भावी पीढ़ियों को इस संकट से मुक्त करना चाहते हैं तो इस पूरे 10 चक्र को अपने आचार विचार व्यवहार से बदलना ही होगा। तो ये गद्यांश आपको पढ़ के बता दिए। तो इससे आपको संबंधित 4 प्रश्नों का उत्तर करना है, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने है? तो वर्तमान समय में हम लोग के पास जो है वो जल संकट जो है वो भयावहता से हम सभी परिचित है। तो यहाँ पर हो जाएगा जल संकट, यानी यहाँ पर वर्तमान समय में कौन सा संकट हमारे सामने है? जल संकट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आसमान से अमृत कहाँ नहीं छलकता है? तो कहाँ नहीं छलकता है? वो है रेगिस्तान में। रेगिस्तान वासियों को कभी नसीब नहीं होती है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान हो जाएगा। आसमान से अमृत कहाँ नहीं छलकता? रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि हम किसे संचित नहीं कर पा रहे हैं? तो हम लोग जो है वो बारिश की जो पानी है वो हम लोग जो संचित नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्षा जल को, ठीक है ना। और तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो क्या उचित शीर्षक होना चाहिए? जल ही जीवन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा, गद्यांश पढ़ना है, उसका 4 प्रश्नों का उत्तर आपको सही वो जो गद्यांश पढ़े हैं उसी से संबंधित आपको उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद 5वां नंबर में भी आपको एक पद्यांश दिया हुआ है। तो पद्यांश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गद्यांश था, अभी पद्यांश दिया हुआ है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। 5 से लेकर 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है? तो ये पहला जो प्रश्न है आपका 5वां नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया कि कवि ने किस प्रकार की उथल पुथल की कामना की है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा बुरी ताकत मिटाने के लिए। तो ये बुरी ताकत मिटाने के लिए जो है कवि ने ऐसी उथल पुथल की कामना की है। क्योंकि देखिए, सत्य को हटाने के लिए तो नहीं हो सकता है, अहिंसा को समाप्त करने के लिए नहीं है, प्रेम को ख़त्म करने के लिए नहीं, बुरी ताकत मिटाने के लिए। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। 6ठा नंबर में पूछा गया कवि कैसी तान सुनाने की बात करते हैं? किस तरह का तान सुनाओ बोल रहे हैं? तो कभी बोल रहे हैं कि ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी क्रांति की बात करना चाह रहे हैं। तो क्रांति की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6ठे नंबर प्रश्न का। 7वां नंबर पूछा गया नभ का पर्यायवाची
बताए क्या? नभ का क्या होता है? आकाश यानी आसमान होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7वां का। 8वां नंबर में इन पंक्तियों के शीर्षक है, तो इन पंक्ति के शीर्षक क्या आपको लग रहा है तब तक कि शांति गीत होना चाहिए, प्रेम गीत होना चाहिए, करुण गीत होना चाहिए या क्रांति गीत? तो क्रांति गीत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो 5 से लेकर 8 प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। तो एक पद्यांश पढ़ लिए, इससे पहले एक गद्यांश था। 1 से लेकर 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, 5 से लेकर 8 प्रश्नों का उत्तर दे दिए पद्यांश पढ़ के। अब आपको कुछ अलग प्रश्न पूछा जाएगा पत्राचार से संबंधित। तो इसमें पूछा गया है 9वां नंबर प्रश्न में कि निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? तो पारिवारिक होता है, सरकारी भी होता है, व्यावसायिक भी होता है, इनमें से सभी, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। ठीक है। 10वां नंबर में पूछा गया कि कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो उसको व्यवहारिक हिंदी भी बोलते हैं, कामकाजी हिंदी को। प्रयोजनमूलक हिंदी भी कहा जाता है, कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है। इनमें सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 10 नंबर का। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी कोर्स से संबंधित आपको 2020 में क्लास 11 के लिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके साथ डिस्कस कर रहे, तो ज़रूर पूरा वीडियो को देखिएगा। अभी तक 10 नंबर तक प्रश्नों का उत्तर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको फिर बता रहे हैं अभी 11 नंबर से क्वेश्चन। तो 11 नंबर में आपको पूछा गया है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो अधिसूचना, घोषणा, तार और रेडियोग्राम दिया हुआ है। तो तार का जो है अब प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो तार बंद हो चुका है, अब प्रयोग में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ये ज्ञापन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट करता है बार बार। 2025 में जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है, यानी हो सकता है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ठीक है ना। तो 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? तो लोक सेवक है, वो लोक प्रतिनिधि है, लोकनायक है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 13 का। 14 नंबर में पूछा गया कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर जो होता है वो विषय प्रधान होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। फीचर जो है वो किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो विषय प्रधान, जिसमें विषय को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है? तो निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग जो है वो प्रस्तावना या भूमिका है, मध्य भाग या विषय का विस्तार है, निष्कर्ष या उपसंहार है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये विचारात्मक श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 16 का। 17 नंबर पूछा गया कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 17 का। 18वें में पूछा गया है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो समाचार पत्र को, पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स, और इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 18 का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी कोर का सारे क्वेश्चन आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। 18 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 19वां प्रश्न जो है वो है मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? मल्टीमीडिया का प्रयोग शिक्षा में होता है, व्यवसाय में होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में होता है। इनमें सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पूछा है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा 20 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 23 के उत्तर देना है। तो एक काव्यांश पढ़ना है आपको और 21 से 23 जो आपको प्रश्न दिया उसका उत्तर बताना है। चंपा कहती है तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो 21 नंबर प्रश्न पूछा गया कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको इसको सही से पढ़ना है
और ये आप लोगों ने आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो टेक्स्ट बुक जो है आपका वो हिंदी आरोह एक है और एक वितान है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पंक्ति भी आपने पढ़ा होगा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। तो ये आपका काव्य खंड है जिनका कवि हैं यहाँ पर त्रिलोचन जी। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि इन पंक्तियों के कवि कौन हैं, तो इन पंक्तियों के कवि जो है वो है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी हैं यहाँ के जो इन पंक्तियों के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आप अध्याय अगर आप काव्य खंड अगर नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, इससे दिया गया है आपको ये काव्यांश। तो ये इन पंक्तियों का कवि जो है वो त्रिलोचन जी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर से, चंपा का क्या आशय है। तुम कागद मतलब कागज में ही लिखते रहते हो दिन भर, तो ये इसका तात्पर्य है कि कागज पर लिखना बोलते हैं उसको, ठीक है। तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, गोदा मतलब लिखना, तो कागज पर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 22 का। 23 का पूछा गया क्या यह काम बहुत अच्छा है, चंपा की यह बात सुनकर कवि क्यों हंस देता है। चंपा की नादानी पर, ठीक है ना। तो क्या यह काम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये उस चंपा जो है वो पूछ रही है, तो कवि हंसकर जवाब दे रहे हैं इसका कि उसके नादानी है, ये जो प्रश्न पूछ रही है चंपा की नादानी पर। तो क्या यह काम बहुत अच्छा है, चंपा की यह बात सुनकर कवि क्यों हंस देता है, तो चंपा की नादानी पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया, तो 23 नंबर तक आपका हो गया यहाँ से। तो 21 से 23 आपको ये काव्यांश पढ़ना था, उसमें आपको सही उत्तर बताना था, तो 23 तक हो गया। अब 24 नंबर में जो है नमक का दारोगा कहानी आपने पढ़ा होगा। तो ये गद्य खंड और काव्य खंड जरूर पढ़िएगा और उसका रचयिता का नाम जरूर याद रखिएगा कि किन्होंने ये कहानी लिखा है, लेखक और कवि का नाम जरूर याद रखिएगा। तो जैसे नमक का दारोगा जो है ये गद्य खंड से लिया गया है और इसका लेखक जो है वो प्रेमचंद जी है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, जो भी आप अध्याय पढ़ते हैं तो उसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, और इससे संबंधित आपसे पूछ देगा कि नमक के दारोगा कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको बताना होगा। तो ये प्रश्न आपको बता दिए कि नमक का दारोगा कहानी में हमें क्या संदेश देती है। ये फिलहाल ये पूछा है, लेकिन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नमक का दारोगा जो है वो किसने लिखा है, तो प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 24 नंबर पूछा है कि नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो ये आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो निर्भय होकर कर्तव्य पालन का आपको ये संदेश मिलेगा। इसमें क्या संदेश देती है, तो निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर में मियाँ नसरुद्दीन। तो मियाँ नसरुद्दीन जो है ये भी आपका गद्य खंड से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो कृष्णा सोबती है। तो मियाँ नसरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम दिया। बहुत सारे रोटी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे है बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान। इनमें से सभी जो है ये सब रोटी के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। मियाँ नसरुद्दीन जरूर पढ़िएगा आप लोग, कृष्णा सोबती जी का लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में कि अप्पू के 2.5 साल। तो ये भी जो है अप्पू के 2.5 साल जो है ये भी गद्य खंड से ही दिया हुआ है और सीरियली दिया हुआ है आपको कि अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है। तो ये सभी को पता है, पोथेर पांचाली से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो सत्यजीत राय है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पोथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 26 का। 27 नंबर पूछा गया कि विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है। तो विदाई संभाषण से ये लिया गया है, बाल मुकुंद गुप्त जी का है ये। विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है, तो ये हो जाएगा शांत रस का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 27 का। 28 नंबर जो है लिया गया है ये गलता लोहा से। ये सीरियली हर एक चैप्टर से आपसे पूछ दिया है, गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है। तो गलता लोहा जो है ये लिखा हुआ है शेखर जोशी जी का, और इसमें पूछा गया कि गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है। तो कुलीनता का अभिमान, कुलीनता का अभिमान को नष्ट होने का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 नंबर में पूछा गया है कि रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है। तो रजनी जो है ये जरूर आपका गद्य खंड पढ़िएगा
तो ये मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है। तो रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया है, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या को, ठीक है ना। तो शिक्षा जो है वो अब बिक चुका है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या के बारे में बताया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 30 नंबर पूछा गया कि जामुन के पेड़ से दबा व्यक्ति कवि है, ये जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है, तो हार्टिकल्चर यानी बागवानी को बोला जाता है, हार्टिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जामुन का पेड़ जो है ये भी आपका गद्य खंड से ही लिया गया है और इसके लेखक जो है वो कृष्ण चंद्र जी है। तो ये जरूर आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ फिलहाल जो 30 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जामुन के पेड़ से दबा व्यक्ति कवि है, ये जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है, तो हार्टिकल्चर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31 नंबर में पूछा गया कि आत्मा के ताप के लेखक कौन है। देखिए लेखक जरूर पूछ लेता है कोई भी एक का, तो आत्मा के ताप या आत्मा का ताप जो है अगर आप पढ़ेंगे तो ये सैयद हैदर रजा जी का लिखा हुआ है, सैयद हैदर रजा जी का। तो आत्मा के ताप के लेखक जो है वो कौन है, सैयद हैदर रजा, ठीक है ना। तो ये लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा गद्य खंड से। तो जैसे नमक का दारोगा के बता दिए आपको कि प्रेमचंद है, मियाँ नसरुद्दीन का है कृष्णा सोबती, अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय है, विदाई संभाषण का बाल मुकुंद गुप्त जी है, गलता लोहा का शेखर जोशी है, ठीक है। रजनी का जैसे मनु भंडारी है, जामुन का पेड़ किशन चंदर है, जैसे आत्मा का ताप अभी बताया आपको सैयद हैदर रजा जी है। तो इस तरह का जरूर आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न में। तो 31 का आपको बता दिए कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सैयद हैदर रजा। अब 32 नंबर पूछा कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई है। तो मीरा कहाँ चली गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका, ठीक है ना। तो ये आपका काव्य खंड से लिया गया है मीरा, जो काव्य खंड में आपको है मीरा का लिखा हुआ है आपका, तो उसी से आपको दिया गया है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई, तो द्वारिका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33 नंबर में पूछा गया कि पथिक कविता यानी काव्य खंड में जो है पथिक कविता है जो राम नरेश त्रिपाठी जी का लिखा हुआ है। तो पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भवन से की गई है, तो विस्तृत भवन से, विशाल भवन से, महिमामय भवन से, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 33 का सही उत्तर। पथिक कविता के जो लेखक है जरूर याद रखिएगा, नाम है राम नरेश त्रिपाठी जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको कि समझ में आ रहा होगा। साथ में आपको डिस्कस करते जा रहे हैं कि वैसे तो मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता के आगे बढ़ सकता था, लेकिन आपके साथ वो डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसको आप सही से पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आप सही से सारा एग्ज़ाम देंगे और सारे क्वेश्चंस का सही उत्तर करके आएंगे, ठीक है ना। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो 33 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो 34 नंबर में पूछा गया है आपसे कि किसान की धरनी यानी पत्नी किसके अभाव में मर गई। तो ये आपका ये भी आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही दिया गया है कि किसान की धरनी जो है वो किसके अभाव में मर गई, तो दवा के अभाव में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा। इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो घर की याद 35 नंबर में पूछा गया है कि घर की याद कविता के अनुसार कवि किस में व्यस्त हैं। तो घर की याद जो है ये काव्य खंड से लिया गया है और इसका कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो घर की याद कविता के अनुसार कवि किस में व्यस्त हैं, तो कातने में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इस पंक्ति में चिरागा किसका प्रतीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुख समृद्धि का, ठीक है ना। सुख समृद्धि का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 37 नंबर प्रश्न पूछा है कि लेखक अनुपम मिश्र किन आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, तो पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। लता मंगेशकर की गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर किसके द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वरों के आलाप से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल से नीचे
उतरा पर पाताल में न मिल पाने वाला पानी कहलाता है रेजानी पानी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा बुक से दिया गया है, वितान बुक से दिया गया है। तो ये कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। आगे 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बेबी हालदार जिस घर में काम करने लगी वहाँ के सेवानिवृत्त साहब को वो क्या कहकर संबोधित करने लगी। तो तातुश बोलकर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप 40 का 40 क्वेश्चन को बार बार वीडियो देखकर आप समझ जाइए कि किस तरह का आपको क्वेश्चन दिया गया है और कैसे आपको इसका उत्तर याद करना है। और आप ज़रूर लेखक और कवि का नाम ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का जो है वो सही उत्तर आप दे पाएँ। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेंबरशिप ले सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का 159 में। और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो होगा हिंदी कोर का ही 2022 का पेपर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।